हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का समाजशास्त्र का बुक 2 का पार्ट 1। कौन से चैप्टर का पार्ट 1? सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो इस बुक का अभी हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये 4th चैप्टर है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ठीक है। तो इसमें हम सोशल इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो ये बुक का चैप्टर 5 है, बट रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक का चैप्टर 4 है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेशन 2022 से 23 के लिए। तो चलो देखते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर जितना लंबा आपको लग रहा है ना चैप्टर, ये बहुत लंबा चैप्टर है। ये छोटा सा यहाँ पे परिचय में कंप्लीट नहीं होगा, इंट्रोडक्शन में बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, सामाजिक विषमता और बहिष्कार क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा जानेंगे, अर्थ जानेंगे, उसके सिद्धांत जानेंगे, प्रमुख विशेषताएं और आवश्यकता जानेंगे, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, ठीक है। आधार जानेंगे सामाजिक स्तरीकरण का, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप जानेंगे और सामाजिक स्तरीकरण का महत्व भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर सामाजिक स्तरीकरण बहुत लंबा टॉपिक है पूरा। फिर सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में जानेंगे, जाति और जनजाति विषमता को कायम रखने में कैसे सहायता करती हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से सामाजिक विषमता आती है, समाज की जो विशेषताएं हैं, समाज की विषमताएं हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग तरह के बहिष्कृत लोग हैं, या समाज के ऐसा स्वरूप है जो विषम है, मतलब मुख्य धारा से अलग जिन्हें माना जाता है, जिनका बहिष्कार किया जाता है, उन्हीं से रिलेटेड है पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर में एक एक टॉपिक सब उसी से रिलेटेड है। तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में जानेंगे, अपवर्जन और बहिष्कार एक ही होता है, ठीक है। जाति और जनजाति के बारे में जानेंगे, विषमताओं को कायम रखने वाली व्यवस्थाएं हैं ये, अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों की समस्याएं पढ़ेंगे, अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निदान हेतु किए गए प्रयास पढ़ेंगे और अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में आगे हम बाकी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का परिचय। जब समाज तथा सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की जाती है तो भारतीय समाज के संदर्भ में परिवार, जाति, जनजाति तथा बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो जब भी हम समाज के बारे में बात करते हैं, समाज में जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करते हैं, समाज किस तरीके से चलता है इस बारे में बात करते हैं, तो समाज की जो भारतीय समाज की जो 4 संस्थाएं हैं उनके बारे में हम ज़रूर पढ़ते हैं। परिवार, जाति, जनजाति और बाजार, ये ही 4 संस्थाएं ऐसी हैं जो पूरे तरीके से समाज को जोड़ती हैं। तो इनका अध्ययन हम अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करते हैं। यह महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं ही समाज में समानता तथा बहिष्कार की प्रक्रिया को भी जन्म देती हैं तथा इस प्रतिकूल सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, उसमें 4 वर्ण हैं, ठीक है। कुछ वर्ण हैं जिनको अछूत माना जाता है, बहिष्कृत माना जाता है, और पहले के समय की आपको पता है कि बहुत सारी बहिष्कृत जातियाँ थी, है ना, बहुत सारी जातियों को नीचा माना जाता था। और इसी तरीके से समाज में बहुत सारी विषमताएं देखी जाती थी, अलग अलग जातियां देखी जाती हैं और उन जातियों के साथ अलग अलग व्यवहार भी देखा जाता है। कुछ जातियों को उच्च स्तर पर रखा जाता है और कुछ का बहिष्कार किया जाता था। तो ये ही संस्थाएं जो हैं, जाति, जनजाति, बाजार ये और परिवार, ये सारी संस्थाएं जो हैं सामाजिक स्तरीकरण में और समाज में समानता लाने में या समाज में बहिष्कार की प्रक्रिया को जन्म देती हैं, ठीक है। और इन्हीं सामाजिक स्थितियों को बनाए रखती हैं ये संस्थाएं, ठीक है। तो समाज में व्याप्त विषमता पर यदि तटस्थ दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें ज्ञात होता है कि समाज में जो व्यक्ति या समूह सबसे निचले स्तर पर है, उन्हें अपना जीवन व्यापन करने के लिए प्रायः सबसे कठोर और अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अगर समाज को एक दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, बराबर तरीके से ना देखें, और हम देखें गरीबों के दृष्टिकोण से या निचले स्तर के जो सामाजिक समूह हैं उनके दृष्टिकोण से देखें, तो हमें पता चलेगा कि उनका जीवन व्यापन बहुत कठिन होता है। उन्हें ही सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जीवन व्यापन के लिए। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, और इसी से रिलेटेड हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वो निचले स्तर, समाज के निचले समूह कौन से हैं जिनको ये मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने समूह हैं, क्या हैं, ये सब कुछ आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, ठीक है। सबसे पहले आता है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। तो क्या है ये सामाजिक विषमता और बहिष्कार? सामाजिक विषमता की स्थिति सामाजिक कारकों से आती है। देखो, हमारे सामने, हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये जो समाज में विषमता है, डिफरेंस है, या फिर ये इनइक्वलिटी है, ये कहाँ से आया? आखिर समाज में ऊंच नीच की भावना कहाँ से आई? तो इसी का आंसर है कि सामाजिक विषमता जो है, ये जो स्थिति है, वो सामाजिक कारकों से ही आती है, कहीं और से नहीं आई, ये समाज में ही जन्मी है। इसके 3 कारण हो सकते हैं। इस लाइन को जस्टिफाई करने के 3 कारण हो सकते हैं। इस स्थिति का संबंध व्यक्ति से नहीं अपितु समूह से होता है, क्योंकि ये जो सामाजिक विषमता की स्थिति है किसी एक व्यक्ति से जुड़ी नहीं होती है, पूरे समूह से जुड़ी होती है, पूरे समाज से जुड़ी होती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक कारकों से आती है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है? इस स्थिति को सामाजिक मानना ही
उचित है, क्योंकि यह स्थिति आर्थिक नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्थिति नहीं है, ये सामाजिक कारकों से जुड़ी हुई है। इसलिए यदि ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जुड़ी हुई होती, पैसों से जुड़ी हुई होती, तो हम इसे मान सकते थे कि ये सामाजिक विषमता की स्थिति सामाजिक नहीं है। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो हर व्यक्ति के साथ भेदभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गरीब है, और जाति के बेस पर भी भेदभाव देखा जाता है ना। समाज में रहन सहन के तरीके से भी भेदभाव देखा जाता है। कोई व्यक्ति रिच है पर उसके रहन सहन का तरीका अलग है, तो उसे भी विषम माना जाता है। ठीक है, इनइक्वल माना जाता है। तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि स्थिति आर्थिक तो नहीं है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तो नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए इसे हम सामाजिक मानेंगे। ठीक है, तीसरा रीजन ये है, यह स्वरूप व्यवस्थित तथा संरचनात्मक है, इसलिए इसकी प्रकृति सामाजिक है। कैसे कि ये जो जाति व्यवस्था है ये बहुत व्यवस्थित है, हमने देखी। ठीक है, जाति जनजाति के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो हमें पता है कि ये संरचना है, पूरे समाज की अलग संरचना है। ठीक है, और व्यवस्थित है बहुत ज़्यादा हमारे देश में, तो इसलिए इसकी प्रकृति सामाजिक है। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी मदद से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार की जो स्थिति है वो सामाजिक कारकों से आती है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक विषमता के बारे में। अब हम जानेंगे क्या है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता समाज की सच्चाई है। सामाजिक विषमता के कारण ही हमारे समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा, स्वास्थ्य तथा शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन अधिक हैं, तो कुछ के पास ये बहुत कम है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि सामाजिक विषमता के कारण ही समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जिनके पास स्वास्थ्य, शक्ति जैसे संसाधन नहीं है, पर कुछ लोग अमीर हैं, उनके पास धन संपदा भी है, स्वास्थ्य अच्छा है उनका, और उनके पास शक्ति है। ये सारे मूल्यवान संसाधन उनके पास हैं, और सामाजिक विषमता के कारण ये संसाधन बट जाते हैं। ठीक है, इन संसाधनों को प्रायः पूंजी के 3 रूपों या वर्गों पर बांटा जा सकता है, वर्गों के आधार पर बांटा जा सकता है। पूंजी का प्रथम रूप आर्थिक पूंजी है, जिसका उदाहरण भौतिक संपत्ति तथा आय है। तो ये जो पूंजी है, मतलब ये जो पावर है या संसाधन है, इन्हें 3 रूपों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये पूंजी, ये जो लोगों के पास पावर होती है, जो संसाधन होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है आर्थिक पूंजी, जिसका उदाहरण है भौतिक संपत्ति तथा आय, मतलब लोगों के पास, जिनके पास भौतिक संपत्ति होती है, घर, मकान, पैसा। ठीक है, और इनकम, ये होती है भौतिक संपत्ति या आर्थिक पूंजी। ठीक है, तो ये जिनके पास होती है वो लोग पावरफुल होते हैं। दूसरा रूप क्या है, सांस्कृतिक पूंजी, जिसका उदाहरण प्रतिष्ठा तथा शैक्षणिक योग्यता है। तो जिनके पास सांस्कृतिक पूंजी होती है, मतलब जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो शैक्षणिक योग्यता होते हैं जिनके पास, वो लोग सामाजिक विषमता का शिकार नहीं होते। ठीक है, मतलब ये पूंजियाँ होती हैं जो समाज को डिवाइड करती हैं। फिर पूंजी का तीसरा रूप क्या है, सामाजिक पूंजी है, जिसका उदाहरण सामाजिक संगठनों तथा संपर्कों की व्यवस्था है। मतलब मान लो कोई व्यक्ति समाज के बहुत पावरफुल समूह का मेंबर है, बहुत पावरफुल संगठन का मेंबर है, तो उसके हिसाब से उसके पास पूंजी या शक्ति होगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पूंजियाँ होती हैं। सामाजिक विषमता का निर्धारण सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति से होता है। सामाजिक विषमता कैसे आती है संसार में, समाज में, कि सामाजिक संसाधन जो होते हैं उनकी असमान पहुँच होती है लोगों तक। अब सामाजिक संसाधन हम माने कि इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सरकार ने कोई स्कीम निकाली है गरीब लोगों के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, या अमीर लोगों के लिए कोई स्कीम निकाली, तो वो कुछ लोगों के पास पहुंचती है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचती। ये इसे हम क्या बोलते हैं, असमान पहुंच की पद्धति। ठीक है, तो ये कैसे निर्धारित होती है सामाजिक विषमता, जब संसाधन या सामाजिक संसाधन लोगों के पास असमान तरीके से जाते हैं, कुछ के पास ज़्यादा जाते हैं, कुछ के पास कम जाते हैं, और कुछ के पास बिल्कुल नहीं जाते। उसकी वजह से समाज में विषमताएं आती हैं। समाज में जो कुछ भी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली स्वाभाविक भिन्नता स्पष्ट होती है। ये विशेषताएं मतलब विषमताएं। ठीक है, तो कुछ ऐसी विषमताएं भी होती हैं जिनसे व्यक्तियों के बीच जो पाई जाने वाली स्वाभाविक भिन्नता है वो स्पष्ट होती है। जैसे मान लो व्यक्ति की अपनी योग्यता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रयास करता है और सफल होता है, जिसकी वजह से वो ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, और कुछ व्यक्तियों के पास योग्यता नहीं होती किसी तरीके की, तो वो निचले स्तर पर रह जाते हैं। इस तरीके से भी समाज में विषमताएं आती हैं। ठीक है, तो सामाजिक विषमता और समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है। सामाजिक विषमता जो है वो हमारे समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, उस समाज द्वारा जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था या तंत्र है जो समाज में व्यक्तियों को वर्गीकृत करता है। तो ये सामाजिक विषमता जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक तंत्र है जो समाज में व्यक्तियों को वर्गीकृत करता है, मतलब बांटता है, तथा एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करता है। मतलब अधिक्रमित मतलब चलने वाली, ठीक है, अधिक्रमित मतलब जैसे सीरियल वाइज लगाते हैं ना, उस तरीके से श्रेणीबद्ध करता है, जैसे सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है, मतलब जिसको सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और सामाजिक स्तरीकरण के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार तथा पूर्वाग्रह। तो
क्या होते हैं ये पूर्वाग्रह, इसे भी अभी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं, समाज में प्रायः लिंग, धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा तथा विकलांगता के आधार पर भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ये हम देखते हैं, ठीक है। समाज में लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति प्रजाति के आधार पर और भाषा और विकलांगता के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, ठीक है। व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। अनेक बार सामाजिक बहिष्कार के उदाहरण भी देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, कोई अपंग है, कोई विकलांग व्यक्ति है, उसका अपमान करना, उसे अपमानित करना या उसका मजाक बनाना, ठीक है, ये सब क्या है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। और किसी व्यक्ति की भाषा का मजाक उड़ाना, है ना, ये भी सामाजिक विषमता है, ठीक है, सामाजिक विषमता का एक कारण है। इस प्रकार के भेदभाव एवं बहिष्कार के पीछे निहित मुख्य कारक समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह ही है। तो समाज में जो इस तरह का भेदभाव किया जाता है, व्यक्तियों के साथ उनका बहिष्कार किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह अपने आप में कुछ भ्रामक धारणा होती है जिनका कोई तार्किक आधार नहीं होता। मतलब पूर्वाग्रह क्या है, अपने आप से सोची हुई कुछ ऐसी बातें जो बेसर पैर की होती हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई तर्क नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, पर वो बातें समाज में बहुत समय से चली आ रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, कई बार कहा गया है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, और उसके बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये पूर्वाग्रह है एक तरीके का, क्योंकि इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। अब तुम उन लोगों से रीज़न पूछो जो ये तर्क देते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ अपशगुन होता है या कुछ बुरा होता है, उनसे इसका रीज़न पूछो कि काली बिल्ली का क्या कनेक्शन है बुरा होने से, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता होगा, मतलब उनके पास इसका कोई तार्किक आधार नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरीका का पूर्वाग्रह मान सकते हैं। तो पूर्वाग्रह क्या है, अपने आप में एक भ्रामक धारणा है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होता। पूर्वाग्रह से आशय किसी भी समूह द्वारा किसी अन्य समूह के लिए विशेष पूर्व कल्पित या पूर्व निर्धारित विचार, दृष्टिकोण या व्यवहार से है, ठीक है। तो वो तो हमने एक एग्जाम्पल में समझा कि क्या होता है पूर्वाग्रह। और यहाँ पर पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र में पूर्वाग्रह से आशय किसी भी समूह द्वारा, मतलब किसी एक विशेष समूह द्वारा किसी दूसरे समूह के लिए पहले से ही जो सोचे हुए विचार या दृष्टिकोण या व्यवहार से। जैसे मान लो हमारे समाज में क्या है, 4 वर्ण हैं जिनके बारे में हमें पता है, कुछ उच्च वर्ण है, कुछ निम्न वर्ण है। तो उच्च वर्णों के दिमाग में या मन में पहले से क्या है, निच्च वर्णों के लिए, निम्न वर्णों के लिए पहले से ही पूर्वाग्रह निर्मित है कि इनसे दूर रहना चाहिए और ये अछूत हैं। इस तरीके के पूर्वाग्रह पहले से ही उनके दिमाग में आए हुए हैं, और यही पूर्वाग्रह जो है वो समाज को विभाजित करने के या समाज में विषमता लाने के कारक होते हैं। पूर्वाग्रह वह निर्णय या धारणा है जिससे बिना किसी जांच परख के ही बना लिया जाता है। ये सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी, ठीक है। पूर्वाग्रहों की एक विशेषता लक्षण यह भी होता है कि ये सदैव अपरिवर्तनीय, कठोर तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। मतलब पूर्वाग्रहों को बदला नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है, और कठोर भी होते हैं और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं, ठीक है। वही जो मैंने बताया कि रूढ़िबद्ध मतलब पुरानी सोच तक या अनुसी सोच पर आधारित होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण। अब जो सबसे लंबा वाला टॉपिक है ना हमारा, वो आ गया सामाजिक स्तरीकरण। तो इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले, समाज में विभिन्न वर्ग देखने को मिलते हैं और ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। ऐसे ऊंच नीच की भावना के आधार पर समाज में जो वर्गीकरण किया जाता है उसी सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। उसी को सामाजिक स्तरीकरण के नाम से देखते हैं। समाज में सिंपल सी स्टेटमेंट है, समाज में अलग अलग वर्ग देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उनमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, ये सबको पता है। ऐसी ऊंच नीच की भावना के वजह से समाज का वर्गीकरण किया जाता है और उसे ही सामाजिक स्तरीकरण के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब जो वैज्ञानिकों ने या सोशियोलॉजिस्ट ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो क्या है, 3 डेफिनेशन सबसे छोटी छोटी मैंने देखी है आपके लिए। सबसे पहले जिसबर्ड के अनुसार क्या है, सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय समाज को कुछ ऐसी स्याही श्रेणियों और समूहों में विभाजित करना है जिसके अंतर्गत सभी समूह व उच्च वर्ग जो हैं वो अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब क्या है, समूह और जो वर्ग हैं वो उच्चता और अधीनता के आधार पर, उच्चता या अधीनता के संबंध में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस। ओके, आपको लर्न करनी है डेफिनेशंस, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 या 2 डेफिनेशन जरूर लिखने जब आपसे इसका अर्थ और परिभाषा पूछा जाए तो, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है वो बताइए, तो आपको अर्थ के साथ परिभाषा जरूर लिखनी है इसकी। मोरे के अनुसार स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया हो, ठीक है। और ऑर्गन और निम्कोफ ने क्या डेफिनेशन दी है, उनके अनुसार स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति या समूह एक स्थिर स्थिति की क्रमबद्धता में बट जाते हैं, ठीक है, या बांटे जाते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है ये हमने समझा, डेफिनेशंस देख ली। आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत।
तो सामाजिक स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, सामाजिक स्तरण की विशेषताएं बताने के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, विशेषताएं नहीं है, सामाजिक स्तरीकरण को जस्टिफाई करने के कुछ सिद्धांत है कि क्या है सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक विशिष्टता है, ठीक है। कैसे है? इस सैद्धांतिक मान्यता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक विशिष्टता है, इससे व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता के रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब समाज की एक विशिष्टता है, ये विभिन्नता नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में पाई जाने वाली एक व्यापक व्यवस्था है, ठीक है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। यह व्यवस्था ही सामाजिक संसाधनों को व्यक्तियों की अलग अलग श्रेणियों या समूहों में असमान रूप से बांटने का काम करती है। मतलब एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिया गया है इसके लिए कि सामाजिक स्तरीकरण कोई विभिन्नता नहीं है समाज में, ठीक है, ये विशिष्टता है, एक स्पेशलिटी है। क्या है? ये समाज को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का काम करती है, ठीक है। और दूसरी क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, ठीक है, ये स्तरीकरण चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से हस्तांतरित होता रहता है, निरंतर बना रहता है। इस व्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से उत्तराधिकार के माध्यम से बनी रहती है, ठीक है। विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन होता है, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का विश्वास या विचारधाराओं द्वारा समर्थन होता है। स्तरीकरण की प्रक्रिया जो है वो तभी चलती रहती है जब उसका समर्थन होता है, ठीक है। और उसका समर्थन किसके द्वारा होता है? विश्वासों द्वारा या फिर विचारधाराओं द्वारा, ठीक है। अब हम जानेंगे सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक स्तरीकरण में ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है, ठीक है, और निश्चित स्थिति और कार्य होते हैं। कैसे? जैसे हमें पता है कि कोई जाति या वर्ण है तो उसका पहले से ही निश्चित कार्य होता था, ठीक है, और उसकी स्थिति भी निश्चित होती है कि शूद्र की स्थिति निम्न रहेगी, ये हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या था? ये स्थितियाँ निश्चित थी, निश्चित स्थिति और कार्य होते हैं। और ये सामाजिक स्तरीकरण की भी विशेषता है कि जिसकी स्थिति सदैव से ऊंची थी उसकी ऊंची ही रहेगी, और जिसकी सदैव से निम्न थी उसकी निम्न ही रहेगी, चाहे कितना ही समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास क्यों ना किया जाए। तो क्या है इसकी एक विशेषता? निश्चित स्थिति व कार्य, ठीक है। फिर क्या है? वर्गीय योग्यता परीक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सामाजिक स्तरीकरण जो है वो वर्गों के आधार पर होता है, वो वर्गों में होता है, ठीक है, जैसे मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, ठीक है, इस तरीके से विभाजित होता है वर्गों में। और व्यक्ति परिश्रम कर कर अपने वर्ग को बदल सकता है, ये बात हमें पता है। व्यक्ति, जैसे हमने जब जाति और वर्ग में कभी अंतर पढ़ा था तो हमें पता है कि जाति में व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता, परंतु वर्ग परिवर्तनशील होता है, वर्ग बदल सकता है व्यक्ति। कैसे? अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाकर, मेहनत कर कर वो वर्ग अपना बदल सकता है। निम्न कार्यों को छोड़कर ऊंचे कार्य कर वो अपनी स्थिति को बदल सकता है, ठीक है। परंतु उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? अपनी योग्यता का परीक्षण देना होता है। जो वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लो हाई क्लास वर्ग में किसी व्यक्ति को परिश्रम कर कर जाना है, ठीक है, उसको ऊंची पोस्ट लेनी है। एज एग्जाम्पल आप इसको समझो कि किसी व्यक्ति को मान लो बहुत अच्छा उन्होंने किसी ऊंची पोस्ट का एग्जाम दिया है, ठीक है, उनको वो पोस्ट लेनी है, ठीक है, और वो व्यक्ति कैसा है? निम्न जाति का, और उसको क्या करना होगा? परीक्षण देना होगा। या निम्न जाति का व्यक्ति ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी सामाजिक स्थिति उठाने के लिए परीक्षण देना होगा पहले, ठीक है। ऊंचे वर्ग वाले व्यक्ति, मतलब हाई क्लास व्यक्ति, उसका परीक्षण लेंगे उसे अपने वर्ग में शामिल करने से पहले, ठीक है। फिर उसका परीक्षण यदि वो सफल होता है उसमें, तो वो उसको अपने वर्ग में शामिल करेंगे, तभी वो व्यक्ति हाई क्लास कहलाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सामाजिक स्तरीकरण में की एक प्रमुख विशेषता है कि वर्गीय योग्यता के आधार पर परीक्षण होता है उसमें, ठीक है। फिर क्या है? कार्य की प्रधानता। सामाजिक स्तरीकरण में कार्य की प्रधानता होती है। कैसे होती है? कि हर व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार स्थान दिया जाता है या वर्ग दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति का कार्य निम्न होगा तो उसकी सामाजिक स्थिति भी निम्न होगी, ठीक है। व्यक्ति का ऊंचा कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, तो उसकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी, इसलिए यहाँ पर कार्य की प्रधानता होती है। फिर क्या है? वर्गीय अंतः निर्भरता होती है। कैसे होती है? कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर निर्भर होता है, कोई भी वर्ग एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकता। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप मानो कि पूंजीपति वर्ग है, ठीक है, अमीर लोगों का वर्ग है, या जो पूंजीपति कौन होते हैं? उद्योगपति है, पूंजीपति है, वो अपने फायदे के लिए किस पर निर्भर होंगे? अपना काम चलाने के लिए श्रमिक वर्ग पर निर्भर होंगे। यदि श्रमिक वर्ग उनके पास नहीं होगा तो उन्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उनका काम श्रमिक वर्ग के बिना नहीं चल पाएगा, उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, वो एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो पूंजीपतियों को अपना काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? श्रमिक वर्ग की। तो इसी प्रकार हर वर्ग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये सामाजिक स्तरीकरण की एक विशेषता है। फिर क्या है? सामाजिक मूल्यों की पृथकता होती है। कैसे? हर वर्ग के सामाजिक मूल्य भिन्न होते हैं। कैसे?
हर वर्ग के अलग रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। मतलब अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना या अलग तरीके से विवाह संस्कार करना, कोई भी संस्कार करना, तो हर वर्ग के ये अलग रिवाज होते हैं, ठीक है। सामाजिक मूल्यों की पृथकता होती है, डिफरेंस होता है। फिर क्या है, सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब ये हर जगह पर होती है, ये हर समाज में होती है, ठीक है, क्योंकि हर समाज में विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं और इसलिए विभिन्न वर्गों के आधार पर समाज को बांटा जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण होता है उस समाज का, मतलब ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह पाई जाती है, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी। अब हम आगे जानेंगे सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्या है, समाज में इसकी आवश्यकता क्यों है। देखो, एक इसका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है। कैसे? एक तरीके से सामाजिक स्तरीकरण बुरा है क्योंकि ये समाज को बांटता है, देश को बांटता है, पर ये एक तरीके से अच्छा भी है। अच्छा क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये अब हम जानेंगे। देखो, सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है, ठीक है। ये ऊंच नीच की भावना हर समाज में देखी जाती है, किसी न किसी रूप में ज़रूर पाई जाती है। मतलब ये स्तरीकरण समाज के लिए अच्छा है, किसी न किसी तरीके से समाज की कोई ज़रूरत की पूर्ति करता है ये, ठीक है। समाज में सभी पद एक समान नहीं होते, ये हमें पता है, अलग अलग पद होते हैं हर व्यक्ति के। कुछ पद समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर बन रहा है, आर्मी ऑफिसर बनना है, ये महत्वपूर्ण पद है। डॉक्टर बनना है, ठीक है, बड़ा परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए उन्हें, ठीक है। तो ये क्या है, समाज में उस व्यक्ति को बेहतर स्थिति प्रदान करती है या अधिक सम्मान की दृष्टि प्रदान करती है। जैसे जो व्यक्ति जितने महत्वपूर्ण पद पर होगा वो व्यक्ति समाज के लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यदि समाज में सामाजिक स्तरीकरण ही नहीं होगा तो व्यक्ति में आगे बढ़ने और विशेष पद पाने की और अपने पद के अनुकूल भूमिका निभाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। जब समाज में व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलेगी या सबका बराबर इंपॉर्टेंस होगी तो क्या व्यक्ति परिश्रम कर बेहतर पद पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मान लो समाज में सारे पुलिस ऑफिसर होंगे, सबकी सेम पोस्ट होगी, तो क्या वो मेहनत करेगा ऊंचा पद पाने के लिए, ऊंची सैलरी पाने के लिए, उन सबसे बेहतर बनने के लिए? नहीं करेगा। और इस तरह से समाज बेकार हो जाएगा, समाज चलेगा ही नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब उसे पता चलेगा कि योग्य और अयोग्य व्यक्ति में समाज कोई भेदभाव ही नहीं कर रहा तो मेहनत करना छोड़ देगा, ठीक है, और समाज का विकास इस तरीके से रुक जाएगा। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के आधार किन आधार पर किया जाता है समाज का स्तरीकरण, बांटा किस तरीके से जाता है समाज को? आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, धन के आधार पर, ठीक है। आयु के आधार पर कैसे बांटा जाता है? विभिन्न आयु वर्गों को बांटा जाता है कि ये 1 से 15 साल के हैं, ये 0 से 6 साल के हैं, इस तरीके से अलग अलग आयु वर्गों में बांटा जाता है समाज को, ठीक है। और लिंग के आधार पर बांटा जाता है, जन्म के आधार पर बांटा जाता है। जन्म के आधार पर व्यक्ति का जन्म जो है वो कैसे परिवार में हुआ है उस हिसाब से उसकी सामाजिक स्थिति होती है, सामाजिक स्तरीकरण होता है ना। फिर धन के आधार पर किया जाता है, जो जितना धनी होगा उसे उतना ही उच्च वर्ग प्राप्त होगा, तो इस धन के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है समाज का। फिर क्या है, बौद्धिक योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर किया जाता है स्तरीकरण, ठीक है। जिसकी जितनी योग्यता होगी या कार्य क्षमता होगी उसे उस आधार पर उसका पद दिया जाता है। इस तरीके से समाज का स्तरीकरण किया जाता है। और फिर जाति और वर्ग के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण होता है, ठीक है। राजनीतिक सत्ता के आधार पर भी समाज का स्तरीकरण किया जाता है, ठीक है। अब आता है सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप क्या हैं, किस तरीके से समाज के जो स्तरीकरण किया जाता है उसकी स्वरूप कैसे हैं विभिन्न। जैसे सामाजिक स्तरीकरण है वो हर समाज में अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो कहीं पर जाति को लेकर स्तरीकरण किया जाता है, कहीं पर वर्ग को लेकर स्तरीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर वही डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से सामाजिक स्तरीकरण के अलग अलग स्वरूप होते हैं। सबसे पहला आता है जातीय स्तरीकरण, जहाँ पर जाति के विभिन्न स्वरूपों को देखकर, जाति के विभिन्न आधारों को देखकर स्तरीकरण किया जाता है, समाज को बांटा जाता है। सबसे पहला स्थायित्व। स्थायित्व क्या है? जातीय स्तरीकरण की विशेषता है। तो जातीय स्तरीकरण क्या है? जाति एक बंद वर्ग है और इसकी जो सदस्यता होती है वो जन्म पर आधारित होती है और जातियों में ही भेदभाव या ऊंच नीच की भावना देखी जाती है विभिन्न पदों पर, ठीक है। तो क्या है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति वैसी होती है जैसी उसकी जाति होती है। तो जाति के स्तरीकरण की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। क्या है? स्थायित्व। जाति बदलनी नहीं जा सकती, ये आपको पता है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है वो हमेशा के लिए उसका मेंबर बन जाता है, इसलिए जाति का जो स्तरीकरण होता है उसमें स्थायित्व होता है। फिर क्या है, जन्म पर आधारित स्तरीकरण होता है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है उसे उस आधार पर बांट दिया जाता है, ठीक है। योग्यता और धन के आधार पर स्तरीकरण किया जाता है। जिस जाति में, देखो अलग अलग जातियों में भी कुछ व्यक्ति होते हैं ये ज़्यादा धनवान होते हैं, कुछ कम धनवान होते हैं, कुछ की योग्यता अधिक होती है जाति में भी, ठीक है, कुछ की कम होती है। तो इस आधार पर भी व्यक्ति को बांटा जाता है। फिर इसको हम समझ सकते हैं कि जिस जाति के व्यक्ति अधिक योग्य होते हैं, अधिक धनवान होते हैं, उसकी स्थिति ऊंची होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से वर्गीकरण या स्तरीकरण किया जाता है जाति के आधार पर। फिर क्या है, ऊंच नीच की भावना पर आधारित होता है ये स्तरीकरण, ठीक है। और क्या है, फिर आता है वर्गगत स्तरीकरण। वर्ग के आधार पर कैसा स्तरीकरण किया जाता है समाज में, धन का महत्व होता है। अब वर्गीय स्तरीकरण में धन का महत्व होता है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धन होगा वो उच्च वर्ग में शामिल होगा, ठीक है। और फिर क्या है, उसमें शिक्षा का महत्व होता है। जो व्यक्ति जितना शिक्षित होगा उसे उच्च वर्ग में रखा जाएगा, जितना ज़्यादा शिक्षित वो होगा, ठीक है। सामाजिक मूल्यों की भिन्नता होती है। वर्गगत स्तरीकरण में हर वर्ग के सामाजिक मूल्य अलग होते हैं, ठीक है। मतलब उनके रीति रिवाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंस होता है उसमें भी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखते हैं दास प्रथा पर आधारित स्तरीकरण होता है, ठीक है। 4 स्तरीकरण यहाँ पर बताए गए हैं। तो दास प्रथा के आधार पर कैसे स्तरीकरण होता है, दास प्रथा में उच्च नीच की भावना सबसे अधिक और समानता पाई जाती है। मतलब समानता नहीं है, असमानता है, ठीक है। दास प्रथा में क्या होता है, ऊंच नीच की सबसे अधिक असमानता देखी जाती है। इसमें ही सबसे ज़्यादा ऊंच नीच की भावना देखी जाती है। दास एक प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है। जिसे बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था, ठीक है। पहले बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था। तो जो दास होते हैं या मजदूर होते हैं उनको एक प्रकार की व्यक्तिगत मतलब पर्सनल संपत्ति माना जाता था जिसे खरीदा या बेच सकते थे, ठीक है। दास पर मालिक का आधिपत्य माना जाता है, ठीक है। दास की निम्नतम स्थिति का प्रमुख आधार आर्थिक होता है। मतलब वही व्यक्ति दास होता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इस तरह से दास प्रथा में कैसे स्तरीकरण होता है, दास प्रथा के आधार पर भी समाजों में स्तरीकरण देखा जाता है। ये ज़्यादातर गाँव में देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, गांव में एक सी जाति के व्यक्ति होते हैं पर उनकी सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति उनकी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से दास प्रथा वहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है। फिर क्या होता है, संपदाओं पर आधारित स्तरीकरण होता है। मतलब जिस व्यक्ति के पास जितनी संपदा है वो उतना ही ज़्यादा उच्च है, ठीक है, उच्च स्थिति में रखा जाएगा उसे। तो संपदा मध्य युग में यह यूरोप में प्रचलित प्रणाली रही है। क्या, संपदा के आधार पर स्तरीकरण होना, ये कानून द्वारा मान्य थी। इसमें 3 प्रकार के वर्गों का प्रचलन अधिक था, पादरी वर्ग, सरदार तथा साधारण जनता, ठीक है। तो इसमें क्या था, पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। पादरी कौन होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं ना चर्चेज में, उनको पादरी बोला जाता है हिंदी में। तो पादरी वर्ग थे और उनको उच्च स्थिति प्राप्त थी, ठीक है। इन तीनों में ऊंच नीच का एक निश्चित क्रम पाया जाता है तथा इनकी अपनी विशिष्ट जीवन शैली रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है वो अलग अलग तरह से कैसे होता है, अलग अलग स्वरूप क्या है उसके। आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण का महत्व या कार्य। क्या महत्व है या क्या कार्य है सामाजिक स्तरीकरण के, इससे श्रम विभाजन होता है, ठीक है। और कैसे होता है श्रम विभाजन, समाज में व्यक्ति जिस तरह की उसकी स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सारा का सारा काम एक व्यक्ति के नहीं पड़ता, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता, जिससे श्रम का विभाजन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, संगठित समाज देखे जाते हैं। कैसे, सामाजिक स्तरीकरण की जो स्थिति है वो सामाजिक संगठन को बनाए रखने में कायम रहती है, ठीक है, सहायक होती है। सामाजिक वर्गों के कारण समाज में संगठन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। हर व्यक्ति मतलब क्या होता है, हर वर्ग में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वो एकजुट होकर रहते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक स्तरीकरण फायदेमंद रहता है। ये कार्य उसका अच्छा है, ठीक है, समाज संगठित रहता है इससे। फिर स्थिति व कार्यों की निश्चितता होती है, कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा अपने वर्ग के अकॉर्डिंग, ये स्थिति निश्चित रहती है, ठीक है। फिर क्या है, व्यक्तियों में संतोष की भावना रहती है और उनमें फिर प्रगति करने की भी इच्छा रहती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पोस्ट पर अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जो उन्हें पोस्ट मिलती है उससे उन्हें संतुष्टि रहती है, संतोष रहता है, ठीक है। फिर क्या, पारस्परिक निर्भरता होती है। समाज का हर स्तर या हर वर्ग एक दूसरे पर आश्रित होता है, एक दूसरे के बिना कोई कार्य नहीं कर पाता। जैसे कि हमें पता है कि बिजनेसमैन को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एम्प्लॉय की। मतलब जो उच्च वर्ग है उसे कार्य करने के लिए मध्यम वर्ग की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। और उन एम्प्लॉयज़ को अपने काम कराने के लिए या तो हम कहें कि हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या कुछ भी और काम करने के लिए जो कि उनसे कम इम्पॉर्टेंट है, किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डिफरेंट वर्ग से होगा, ठीक है, उनसे थोड़ी सामाजिक स्थिति नीचे वाले वर्ग से होगा। तो इस तरीके से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ये सारे ही वर्ग, ठीक है। फिर क्या है, इससे सामाजिक प्रगति होती है। हर व्यक्ति ऊंची पोस्ट पाने के लिए, ऊंचे वर्ग में शामिल होने के लिए मेहनत करता है और समाज को प्रगतिशील बनाता है, ठीक है। तो ये हमने जाने सामाजिक स्तरीकरण के क्या कार्य होते हैं, क्या उसके महत्व होते हैं। दोनों में से कुछ भी आए, आप ये सारे 6 पॉइंट्स याद करके चले जाना और इनको अपने आप से फिर आप लिख सकते हो जब आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार,
तो सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार का मतलब उन सामाजिक तौर तरीकों से है जिनके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति या किसी समूह को समाज सामान्य रूप से सामाजिक गतिविधियों तथा संबंधों को स्थापित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मतलब सीधा मतलब इसका ये है कि उन लोगों का बहिष्कार कर दिया जाता है, उन्हें कोई भी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से या समाज में संबंध बनाने से बाकी लोगों से रोक दिया जाता है। ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष के साथ ऐसा किया जाता है उन तौर तरीकों से, तो उसे ही हम सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, उनसे एक प्रकार की दूरी बनाकर उन्हें मुख्य धारा से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे हमने कई मूवीज़ में देखा है ना कि कह देते हैं कि आज से इस व्यक्ति का गांव में हुक्का पानी बंद कर दो, मतलब उसे मुख्य धारा से, गांव की मुख्य धारा से अलग कर दो। ठीक है, कोई उसका साथ नहीं देगा, उसे खाना पीना नहीं देगा, मतलब उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार के शिकार व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से प्राय वंचित कर दिया जाता है जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों समूहों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे भोजन पानी है, वो समाज के बाकी व्यक्तियों के लिए और ज़्यादातर समूहों के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन जिस समूह को या व्यक्ति को प्रतिबंधित किया जाता है, जिसका बहिष्कार किया जाता है, उसको इन सब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक बहिष्कार के बारे में अब हम कुछ जानेंगे कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है। जैसे हमने सिद्धांत कुछ जाने थे पीछे सामाजिक स्तरीकरण के, या कुछ फैक्ट्स जाने थे उसके बारे में, इसी तरीके से हम सामाजिक बहिष्कार के भी जानेंगे। तो सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, अनैच्छिक होता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है ना सामाजिक बहिष्कार, वो उसकी अनिच्छा के मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। ठीक है, अनैच्छिक होता है। तो हर प्रकार का सामाजिक बहिष्कार जो होता है वो संबंधित पक्ष के लिए पूरी तरह से अनैच्छिक होता है। मतलब जिस पक्ष के विरुद्ध ये किया जाता है, जिस पक्ष का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उसके लिए पूरी तरीके से अनैच्छिक होता है, वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ठीक है, इसका आशय है कि समाज के बहिष्कृत वर्ग की इच्छा के विरुद्ध ये व्यवस्था निर्धारित कर दी जाती है उसके लिए। जब किसी समाज में किसी व्यक्ति या समूह के भेदभावपूर्ण अथवा अपमानजनक व्यवहार निरंतर लंबे समय तक होता रहता है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ या किसी समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार लंबे समय तक होता रहता है, तब समाज का बहिष्कृत समूह इस व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को इस रूप में प्रकट करता है कि वो वह व्यक्ति या समूह समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास ही छोड़ देता है। मतलब कोई व्यक्ति या समूह जब लंबे समय तक बहिष्कृत रहता है, ठीक है, इन अपमानजनक व्यवहार का सामना करता है, तो फिर क्या होता है, वो उसमें शामिल होने का प्रयास छोड़ देता है। ठीक है, वो अलग रहता है तो अलग ही ठीक है, वो वापस से उस मुख्य धारा में शामिल होना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ जाने के बाद भी उसे वो अपमानजनक व्यवहार ही देखना पड़ेगा, इसलिए वो उसमें शामिल होने का प्रयास ही छोड़ देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, पुराने समय में बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब आप जानते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले उन्होंने भी ये सब बहिष्कार का सामना किया। ठीक है, उनके साथ के जो व्यक्ति थे जो इस बहिष्कार को सहते थे, उन्होंने इस बहिष्कार से मुक्त होने का रास्ता ढूंढना ही छोड़ दिया था। ठीक है, वो समाज के व्यवहार को झेल रहे थे, पर उन्होंने इस सब को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं सोचा, प्रयास ही छोड़ दिया था एक तरीके से। लोग उनका बहिष्कार करते थे, बहिष्कृत रखते थे उन्हें, और वो इसी से शांत रहते थे, मतलब इसका विरोध नहीं करते थे। परंतु भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया और वापस से मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास किया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि किस तरीके से, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरीके से इच्छा के विरुद्ध होता है और व्यक्ति कैसे इसमें शामिल होने का प्रयास वापस से छोड़ देता है। तो अब हम जानेंगे कि भारतीय समाज में भेदभाव और बहिष्कार कैसे होता है। ठीक है, भारत में समय समय पर जाति, लिंग तथा धर्म के आधार पर धर्म से संबंधित भेदभाव और विरोध देखे जाते हैं। ठीक, इस भेदभाव का विरोध किया जाता है, आंदोलन होते रहते हैं जिसकी वजह से अनेक, परंतु इन आंदोलनों के होने के बाद भी समाज पूर्वग्रहों से संबंधित स्थिति ज्यों से त्यों बनी रहती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लोगों की सोच है वो जल्दी से नहीं बदलती। विभिन्न समय पर अलग अलग जाति को लेकर, लिंग को लेकर, धर्म को लेकर जो भेदभाव होते हैं उनको लेकर विरोध में आंदोलन चलाए गए हैं। ठीक है, पर समाज की सोच जो है वो पूर्वाग्रहों से घिरी हुई है और उनकी वजह से पहले जैसी ज्यों की त्यों बनी हुई है, और कुछ नए पूर्वाग्रह भी इसमें जुड़ते रहे हैं। इन प्रबल पूर्वाग्रहों के कारण केवल कानून की व्यवस्था से समाज को ना तो बदला जा सका और ना ही कोई पक्का सामाजिक परिवर्तन लाना संभव हो सका। पूर्वाग्रहों का इसमें सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, इनकी वजह से ही केवल ऐसा हो रहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो ठीक करने में, समाज की व्यवस्था को ठीक करने में कारगर नहीं हुई है, और इसका कोई पक्का सामाजिक परिवर्तन भी नहीं लाया जा सकता है पूर्वाग्रहों की वजह से। ठीक है, भारतीय समाज में भेदभाव तथा बहिष्कार की व्यवस्था को उपनिवेशवाद ने भी प्रभावित किया। मतलब उपनिवेशवाद काल में भी भारत में जो समाज में भेदभाव और बहिष्कार की व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है, बदली है। कैसे?
औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था कि भारत में जो उच्च जातियां थी ना, वो भी अंग्रेज़ों का बुरा व्यवहार, औपनिवेशिक लोगों का बुरा व्यवहार देख रही थी। तब उन्हें समझ में आया कि वो बाकी लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो गलत है, जिसकी वजह से ये जो नीति है, ये जो सामाजिक बहिष्कार है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है, उपनिवेशवाद काल में। और भारतीय समाज में मुख्य रूप से 4 समूह या वर्ग सामाजिक बहिष्कार के शिकार हैं, ठीक है। कौन कौन से समूह या वर्ग हैं ये वर्ग हैं दलित या पूर्व अछूत जातियाँ, वो दलित जातियाँ बोलते हैं तो हम इन्हें, ठीक है, दलित वर्ग बोलते हैं। और ये पहले क्या बोले जाते थे, इन्हें अछूत जातियाँ बोला जाता था, ठीक है। फिर आदिवासी समुदाय है, जिसे जनजातीय समुदाय भी बोलते हैं, उन्हें भी क्या माना जाता है, सामाजिक बहिष्कार का शिकार माना जाता है। और फिर महिलाएं हैं जो सामाजिक विषमता को झेलती हैं, ठीक है। और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का वर्ग। अब ये अन्यथा सक्षम व्यक्ति क्या है, ये हमसे बहुत फैमिलियर टॉपिक है, पर हमें वर्ड अलग होने की वजह से समझ नहीं आ रहा है, आगे आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो अन्यथा सक्षम वर्ग मतलब वो व्यक्ति जो विकलांग होते हैं, ठीक है। और इनके लिए अलग वर्ड ये यूज़ किया गया है, क्यों किया गया है, जब हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे देख, जाति और जनजाति दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं। तो ये जो सामाजिक विषमता है, ये दो व्यवस्थाएं होती हैं सहायक, जो इसको कायम रखने में मदद करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, जाति व्यवस्था और जनजाति, ठीक है। जाति व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से सामाजिक बहिष्कार में सहायक होती है, ठीक है। और फिर अनुसूचित जातियों का अर्थ जानेंगे। तो जल्दी से इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। टॉपिक है जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था। तो जाति के बारे में हम जानते हैं, किस तरीके से हम भेदभाव देखा जाता है, उसको केवल सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को स्तरीकरण में निम्न स्थिति प्राप्त है, ठीक है। स्तरीकरण में जो जातियों को वर्गीकरण किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है, उसमें कुछ जातियों को निम्न स्थिति प्राप्त है। इन जातियों के प्रत्येक जाति व्यवस्था का व्यवहार भेदभावपूर्ण होता है, मतलब इन जातियों के लिए जो बाकी जातियाँ होती हैं, ठीक है, उनका जो व्यवहार है वो भेदभावपूर्ण होता है निम्न जातियों के लिए। इस प्रकार के असामान्य व्यवहार को न्याय संगत भी ठहराया जाता है, मतलब इस व्यवहार को सही समझा जाता है हमारे समाज में, ठीक है। पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था अपने आप में पर्याप्त कठोर थी, मतलब पारंपरिक रूप से पहले के समय में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर थी, यह जन्म पर आधारित थी, ठीक है, तथा प्रत्येक जाति का व्यवसाय निर्धारित था। कोई भी व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। वो कोई और व्यवसाय, कोई और काम नहीं चुन सकता था। जातिगत स्तरीकरण के अंतर्गत सबसे ऊंचे स्तर पर ब्राह्मण थे तथा निम्न स्तर पर अछूत जातियाँ थी, ठीक है। सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। और क्या है, वर्तमान स्वतंत्र भारत में जाति व्यवस्था के प्रति एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है। पारस्परिक निम्न जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से पहचाना जाता है। इन जातियों के उत्थान के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। आरक्षण के लिए एक उदार व्यवस्था लागू की गई है। और पहले क्या था, मतलब यहाँ पर यही बताया गया है कि जाति व्यवस्था हमारे भारत में कैसी है, ठीक है, पारंपरिक रूप से कैसी थी, ठीक है। और उसके बाद अब भारत में वर्तमान समय में स्वतंत्र भारत में जाति व्यवस्था को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और किस तरीके से उस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो जो निम्न जातियाँ थी या जिन्हें अछूत जाति या दलित वर्ग कहा गया, वो जातियों को अनुसूचित जाति कहा जाता है, ठीक है। इन जातियों के उत्थान के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, मतलब इन्हें बढ़ावा देने के लिए, इनको अच्छी सामाजिक स्थिति प्रदान करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। आरक्षण की व्यवस्था जो है वो इनके लिए लागू की गई है, ठीक है। जैसे विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, मतलब इस तरीके से इन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव के बारे में आपको पता है, चुनाव होता है, उसमें क्या होता है, कुछ सीट आरक्षित होती हैं कि ये एससी वर्ग के लोगों के लिए है या ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए है। इन लोगों को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है सीटों का, ठीक है। और काफ़ी अलग अलग तरीके से और सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। कैसे, भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए ये सब कानून बनाए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनुसूचित जातियों का अर्थ। अभी अनुसूचित जातियां हैं क्या, ठीक है, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी। और इसी तरीके से जनजातियां भी होती हैं जिन्हें एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ओबीसी होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो जिन्हें हम अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो अनुसूचित जातियों का अर्थ क्या होता है, एससी क्या होता है, भारतीय समाज जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण वाला समाज है, ठीक है। भारतीय समाज में जाति पर आधारित स्तरीकरण होता है। इस ऊंच नीच अथवा संस्करण में सबसे निम्न स्थान अस्पृश्य जातियों का रहा है। ये जो ऊंच नीच की भावना समाज में देखी गई है या ये जो स्तरीकरण देखा गया है, इसमें सबसे नीचा स्थान किसका है, अस्पृश्य जातियों का।
जिन्हें अछूत जातियाँ कहा जाता था। ठीक है, इससे क्या होता था, मतलब ये क्या होता था, पहले के समय में कुछ जातियाँ ऐसी थी जिन्हें अस्पृश्य या अछूत माना जाता था। इनके छूने से उच्च जाति के जो व्यक्ति थे वो अपने आप को अपवित्र मानने लगते थे। ठीक है, और खुद को पवित्र करने के लिए सांस्कृतिक शुद्धि करते थे। ठीक है, कुछ अछूत अस्पृश्य थे तो कुछ अदर्शनीय थे। मतलब जो अछूत जातियाँ थी उनमें कुछ तो अस्पृश्य थे जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था, कुछ ऐसे थे अदर्शनीय जिन्हें देखना भी गलत माना जाता था, और कुछ ऐसे थे जो अप्रवेशीय थे, मतलब उन्हें कहीं पर भी घुसने की इजाज़त नहीं थी, प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। इन्हें बहिष्कृत जाति भी कहा जाता था। ठीक है, गांधी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन्हें हरिजन कहा जाने लगा, परंतु बाद में इनके लिए संविधान में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक है, गांधी जी निम्न जातियों को हरिजन कहते थे, मतलब हरि का जन, भगवान के बंदे मानते थे। ठीक है, परंतु बाद में इन जातियों को संविधान में अनुसूचित जातियां, मतलब लिस्टेड शेड्यूल्ड जातियां बोला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन जातियों को सूचीबद्ध कर दिया गया संविधान में विशेष प्रावधान देने के लिए। ठीक है, अनुसूचित जातियों से आशय उन जातियों से है जो संविधान की अनुसूची में विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। ठीक है, इस लाइन में अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि क्या है अनुसूचित जातियां। ठीक है, आगे देखते हैं अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों की समस्याएं। तो अब हम जानेंगे कि अनुसूचित जातियों के साथ बाकी क्या समस्याएं हैं और अस्पृश्यता की समस्या क्या है, इनका निदान कैसे किया गया, समस्याओं का सब चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, अस्पृश्य जातियों की क्या समस्या है, अस्पृश्यता क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानेंगे। देखो, सार्वजनिक पूजा स्थानों पर प्रवेश निषेध। तो जो व्यक्ति अस्पृश्यता का शिकार होता है, जिसकी ये समस्या होती है, उसका सार्वजनिक पूजा स्थानों पर, मतलब जहाँ पर सभी पूजा करने आते हैं, ठीक है, ऐसे स्थानों पर प्रवेश निषेध होता है। ठीक है, फिर धार्मिक क्रियाओं के संपादन पर भी निषेध होता है, उनको धार्मिक क्रियाओं करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके के अजीब अजीब से निषेध लोगों पर लगाए गए हैं अस्पृश्यता के कारण। सार्वजनिक कुओं व तालाबों के प्रयोग पर निषेध, मतलब वो जहाँ पर सभी लोग जिन कुओं और तालाबों का प्रयोग करते हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, उनको इनका प्रयोग करने से रोका गया, निषेध किया गया। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाना, मतलब इन्हें जहाँ पर सब लोग रहते हैं, सार्वजनिक स्थान है, लाइक पार्क हो गया, और हम कह सकते हैं कि होटल्स हैं, इन जगहों पर प्रवेश करने से मनाही, रोक लगाना इन लोगों पर, ये सब किया जा रहा था। अन्य जातियों से सेवा न ले पाना, मतलब सब इनसे अपने काम निकलवा लें, बट ये किसी से सेवा नहीं ले पाएँ, किसी और से अपने कार्य नहीं करा पाएँ। अस्पृश्य समस्या ये है। ठीक है, अस्पृश्य लोगों की व्यवसाय के चयन के लिए ये अस्वतंत्र हैं, इन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि अपना काम खुद चुने। राजनीतिक अधिकारों से भी इन्हें वंचित रखा गया है। तो इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को जो अस्पृश्यता का शिकार होते हैं, उस व्यक्ति या समूह को ये सब देखना पड़ता है। ये सब क्या है? ये सामाजिक बहिष्कार का ही तो रूप है, सामाजिक विषमता का ही तो रूप है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आई हैं अन्य समस्याएं। क्या समस्याएं बाकी इन लोगों की, अनुसूचित जाति की, कि आर्थिक उन्नति की समस्या है। ठीक है, इनकी आर्थिक उन्नति बहुत धीमे होती है। क्यों? क्योंकि आज तक भी समाज की विचारधारा कुछ ऐसी है कि इनको बहिष्कृत ही माना जाता है एक तरीके से। काफ़ी हद तक समाज की विचारधारा में परिवर्तन आया है, परंतु अब भी कुछ लोगों की सोच ऐसी ही है, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक उन्नति जो है वो काफ़ी धीमी गति से होती है। ठीक है, और कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि इनकी आर्थिक उन्नति होती ही नहीं है। फिर क्या है? शिक्षा के विकास की समस्या। तो सरकार की तरफ से जो अनुसूचित जातियां हैं, उनकी शिक्षा के लिए और काफ़ी सुविधा उनको प्रदान की गई हैं, पर इसके बाद भी क्या है, इनका जो विकास है, शिक्षा में जो इनका विकास है, वो उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। मतलब उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब लोगों की सोच कुछ इस तरीके की है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, या वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं। सोच उनकी वही पुराने समय वाली है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके शिक्षा के विकास में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। फिर राजनीतिक उत्पीड़न की समस्याएं हैं। कैसे हैं? वैसे तो इन्हें राजनीति में काफ़ी आरक्षण प्रदान किए गए हैं, मतदान का अधिकार भी दिया गया है, मतलब कानूनी रूप से इन्हें समानता दी गई है। परंतु क्या है कि कहीं पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर चुनावों में ये खबर देखने को मिलती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को मतदान देने से रोका जा रहा है, या बलपूर्वक किसी और व्यक्ति को इनसे मतदान दिलवाया जा रहा है। तो मतलब इस तरीके की अत्याचारों का सामना इन्हें करना पड़ता है। शोषण एवं अत्याचार की समस्या। ठीक है, यद्यपि अनुसूचित जातियों को कानूनी रूप से अन्य लोगों के समान अधिकार मिले हैं, पर क्या है, इनके शोषण और अत्याचार की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। ठीक है, जातीय संघर्ष बहुत देखा जाता है। जातीय संघर्ष में आज भी उच्च जातियों के रोष का इन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इनके साथ हर तरह से अनुचित व्यवहार या शोषण किया जाता है। बिहार व अन्य राज्यों में होने वाले जातीय संघर्ष इन अत्याचारों के द्योतक हैं। ठीक है, मतलब सिंबल हैं। तो अन्य समस्याएं भी हमने जानी अनुसूचित जातियों की क्या है, और इन समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो वो हम जानेंगे। सबसे
पहले तो क्या है, इन्हें संवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं इनके लिए, मतलब संविधान में इन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, सूचीबद्ध किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के इनके लिए नियम और अनुच्छेद बनाए गए हैं, जिनमें अनुच्छेदों में इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं कुछ। ठीक है, विशेष अधिकार तो हम उन्हें नहीं कह सकते, वो समानता के अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार हैं, वो इन्हें प्रदान किए गए हैं संवैधानिक प्रयासों के अंतर्गत। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यह अधिनियम अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर अस्पृश्यता का सामना लोगों को करना पड़ता है, ये उसे अपराध घोषित करता है अधिनियम। ठीक है, और जो व्यक्ति ये मान्यता को, मतलब अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देता है, उसे 6 मास का कारावास का दंड और 500 रुपये को जुर्माना, ये दोनों सजाएं एक साथ दिए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए प्रयास किया गया है। फिर आता है राजनीतिक प्रयास। ठीक है, मतलब इन लोगों को हर तरीके की सुविधाएं, जो राजनीतिक रूप से ये लोग सुविधाएं उनको दे सकते हैं, वो सारी सुविधाएं प्रदान करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, फिर आर्थिक अधिकार कुछ दिए गए हैं। आर्थिक अधिकार कैसे, अपने मन से नौकरी चुनने का, अपने मन से कोई भी कारोबार खोलने का, ये सब सुविधाएं इन्हें दी गई हैं। और नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, और हर क्षेत्र में स्कोप्स हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में इनके लिए नौकरियां अवेलेबल हैं, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है अनुसूचित जातियों की, क्या प्रॉब्लम है, अस्पृश्यता की और बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी अभी हमने पीछे पढ़ा, इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके, उसकी दिशा में प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, फिर सरकारी नौकरियों में स्थान इन्हें दिया गया है आरक्षण के थ्रू। ठीक है, फिर शिक्षा संबंधी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध हैं, फ्री शिक्षा भी उपलब्ध है। ठीक है, पारंपरिक रूप से अनुसूचित जातियों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मतलब पहले इन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी शिक्षा के लिए, परंतु अब इन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये अधिकार है कि ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, छात्रवृत्तियां, मतलब स्कॉलरशिप्स ये ले सकते हैं, आरक्षण सुविधाएं इन्हें प्राप्त हैं। तो ये सब इनकी शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं। ठीक है, फिर क्या है, अस्पृश्य जातियों के द्वारा प्रयास, मतलब ये जातियां खुद प्रयास कर रही हैं अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का, अपना आर्थिक विकास करने का, सामाजिक विकास करने का। अलग अलग संगठन बनाए गए हैं जो इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और जनमत के निर्माण करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अस्पृश्य जातियों द्वारा खुद भी प्रयास किया जा रहा है अपनी समस्याओं को खत्म करने का। फिर क्या है, अन्य संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अस्पृश्यता निवारण एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु स्वयं अनुसूचित जातियों द्वारा ही प्रयास नहीं किए गए, पर सवर्ण, हिंदू व समाज सुधारक भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। मतलब जो अच्छी सोच के लोग हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, समाज सुधारक हैं, उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। जैसे आर्य समाज, अरविंद समाज, रामकृष्ण मिशन, ईश्वर शरण सदन, ये संस्थाएं हैं। और गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के जो विचार हैं, इनके प्रयास हैं, इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, इन्होंने भी अनुसूचित जातियों की समस्याओं को खत्म करने के प्रयास किए हैं। ठीक है, और ईसाई मिशनरियों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि कौन लोग हैं जिन्होंने या किस तरीके से अनुसूचित जातियों की समस्याओं का निदान किया गया है या उसके ओर प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग क्या हैं। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा देखेंगे, उनकी प्रमुख समस्याएं देखेंगे और उनके लिए क्या सरकारी नीति बनाई गई है वो देखेंगे, और अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण देखेंगे। तो अन्य पिछड़े वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओबीसी, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले अस्पृश्य व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संयुक्त रूप से दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब सबसे पहले अन्य पिछड़े वर्ग को भी और अस्पृश्य लोगों को भी क्या माना जाता था, दलित वर्ग माना जाता था, पर इनको परिभाषित करने के लिए कोई स्पष्ट आधार नहीं था। ठीक है, तो ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इनका क्या है कि ये वैसे तो अनुसूचित जातियों से उच्च स्थान रखते हैं। अगर इन्हें जातिगत दृष्टि से देखें ना, जाति के नज़रिए से देखें, तो ये अनुसूचित जातियों से तो ऊंचा स्थान रखते हैं और इनकी कार्य जो होते हैं वो भी उनसे ऊंचे होते हैं, पर इनकी सामाजिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, ये सामाजिक स्थिति इनकी उन्हीं के जैसी होती है, इसलिए इन्हें अदर बैकवर्ड क्लासेस रखा जाता है। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो हर चीज़ में या फिर सामाजिक विकास में पिछड़े रह गए हैं, ये वो वर्ग होते हैं। ठीक है, तो सन 1948 में ये महसूस किया गया कि एक पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाया जाए जो पूरे देश में क्या करे, उन मुस्लिम और हिंदू जातियों के बारे में पता लगाएं जो शिक्षा और समाज की आर्थिक दृष्टि के क्षेत्र से पीछे रह गए। ठीक है, समाज की आर्थिक दृष्टि से पीछे रह गए हैं। और ये कमीशन जो है वो 1948 में सोचा गया था बनाने के लिए, पर ये बनाया कब गया, 1953 में। क्या बनाया गया, पिछड़ा वर्ग कमीशन। ठीक है,
इस प्रकार संविधान निर्माण से पहले भी अन्य पिछड़े वर्गों की अवधारणा भारत तो समाज में इस प्रकार संविधान निर्माण से पहले भी अन्य पिछड़े वर्गों की अवधारणा जो है वो भारतीय समाज में विद्यमान रही है। संविधान की धारा 340 राष्ट्रपति को तथा धाराएं 15, 4 व 6 राज्य सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं का पता लगाने के लिए और कमीशन नियुक्ति करने के लिए और विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं? 15, 4 और 6 राज्य सरकारों को और धारा 340 राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त कमीशन ने पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु 4 आधार रखे। कौन कौन से 4 आधार रखे? जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, मतलब किस तरीके से निर्धारण किया जाए कि कौन कौन है पिछड़ेपन में, मतलब कौन कौन से वर्ग शामिल हैं, कौन इस वर्ग में शामिल हो सकता है। जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति है जिन लोगों की, ठीक है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका पिछड़ापन है वो लोग, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है जिनका वो लोग, और व्यापार वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्रों में जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मतलब जिनके कम लोग हैं इस क्षेत्र में, वो वाली जातियों को या वो वाले व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, ओबीसी में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या है। अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याओं के बारे में जानेंगे। आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, सबसे पहले ये आर्थिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कारण ये वर्ग भी सामाजिक असमानता और अन्याय का शिकार हो रहे हैं और इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या है। अन्य पिछड़े वर्गों की दूसरी समस्या इनकी शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची जातियों और वर्गों से पिछड़ा हुआ होना है। ठीक है, इनमें क्या है? शिक्षा के प्रति चेतना का अभाव रहा है जिसकी वजह से सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम सरकारी नौकरियां इन्हें मिलती हैं। फिर क्या है? राजनीतिक उत्पीड़न की समस्या है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह अन्य पिछड़े वर्ग भी राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, यद्यपि इनका उत्पीड़न अनुसूचित जातियों और जनजातियों से कम होता है, मतलब अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जितना उत्पीड़ित किया जाता है उससे कम होता है इनका उत्पीड़न। ठीक है, तथापि राजनीतिक उत्पीड़न को भी इनकी एक समस्या माना गया है। और क्या है? शोषण और अत्याचार की समस्या। अन्य पिछड़े वर्गों में आने वाली अनेक दलित जातियों के साथ आज भी शोषण और अत्याचार की घटनाएं होती हैं। यह शोषण और अत्याचार उच्च जातियों और वर्गों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण समाज की अनेक कृषक जातियां भी इस शोषण का शिकार पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति क्या सरकारी नीति है, सरकार की क्या नीति है। आज सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसे पूरी तरह से लागू करने हेतु इन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मानदंडों के अतिरिक्त आयु सीमा में भी छूट प्राप्त है जो इन्हें 13 अक्टूबर 1994 से दी गई। तो जैसे मान लो इनके लिए क्या है, नौकरियों में 27% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। फिर क्या है, इसे ठीक से लागू करने के लिए इन लिखित परीक्षा में भी छूट है। जैसे औरों के लिए मान लो 75% परसेंटेज होनी ज़रूरी है, तो इन लोगों को 70% का टारगेट दिया गया कि 70% अगर इनके होंगे, ओबीसी के अंदर जो आते हैं उनके अगर 70% होंगे तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा आगे इंटरव्यू वगैरह राउंड के लिए। ठीक है, इसी तरह से इंटरव्यू राउंड में भी इनको काफ़ी छूट प्रदान है मानदंडों में। ठीक है, और इस तरह आयु की सीमा में भी छूट प्रदान है। और ये जो इनको छूट दी गई थी वो किस में डेट में दी गई थी? 13 अक्टूबर 1994 से दी गई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1995 को सरकार ने नौकरियों में सीधी भर्ती के समय अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को पात्रताएं होने पर ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने तथा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के साथ अवसर प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जिस तरीके से एससीज़ के लिए क्या सुविधा है इसमें कि वो अनगिनत अटेम्प्ट दे सकते हैं, जितनी बार जब तक उनकी एज लिमिट है तब तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा के, मतलब यूपीएससी के। ठीक है, सिविल सर्विसेज के। और इसी तरीके से ओबीसीज़ के लिए क्या छूट यहाँ पे प्रदान की गई है कि वो 7 अवसर और दे सकते हैं। ठीक है, शामिल होने के 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बाकियों को 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं, इनको कितने अटेम्प्ट अलाउड हैं? यहाँ पर ये 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की छूट यहाँ पर प्रदान की गई है। अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अधीन 13 जनवरी 1982 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था? 13 जनवरी 1982 को। ठीक है, किसने किया था? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख उद्देश्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक विकास और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना था। ठीक है, इन वर्गों के निर्धन लोगों को व्यवसायिक कुशलता के विकास और स्वरोजगार में सहायता प्रदान करना था। ठीक है, इन सुविधाओं के कारण अन्य पिछड़े वर्गों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी ऊंची कर ली है तथा अनेक प्रदेशों में इनका राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर भी प्रतिनिधित्व है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या सरकारी नीतियाँ थी जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई थी इनके विकास के लिए। आगे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण एक मूल्यांकन। तो अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है वो काफ़ी हद तक वाद विवाद का विषय बना है। उसका मूल्यांकन किया गया है। यहाँ पे मूल्यांकन मतलब दिखाया गया है कि वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है। अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया आरक्षण प्रारंभ से ही वाद विवाद का विषय रहा है। इनके आरक्षण के पक्ष में ये तर्क किया गया कि इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान इसी के द्वारा संभव है। मतलब पक्ष में दिया गया है तर्क, इसके सपोर्ट किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण जो दिया गया है, इस आरक्षण का सपोर्ट कैसे किया गया है? सपोर्ट में ये बोला गया है कि इन वर्गों का जो उत्थान है वो इस आरक्षण के द्वारा ही संभव है। ठीक है। इनके आरक्षण के विरोध में कहना है कि आर्थिक पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं हो सकता। ठीक है। या तो सभी जातियों की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिले या आरक्षण को रद्द कर दिया जाए। मतलब क्या बोला गया है कि किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को ये आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। ये आर्थिक पिछड़ापन तो सभी का हो सकता है। ठीक है। सभी या तो सभी जातियों के जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें ये सबको आरक्षण दिया जाए या फिर यह आरक्षण को रद्द कर दिया जाए, किसी को भी ना दिया जाए। ठीक है। अभी कुछ समय पूर्व देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों, मतलब ये 2008 से पहले की बात हो रही है। ठीक है। कुछ समय पूर्व देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के जो आरक्षण है उस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों की जनसंख्या का पता नहीं है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है कि सन 1931 की जनगणना को आरक्षण का आधार बनाना अनुचित है, क्योंकि जनगणना तब से तो काफ़ी बदल गई है। 1931 में कुछ और थी और उसके बाद 2008 से पहले कुछ और थी। जनगणना काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये नहीं पता था कि कितने लोगों को इस आरक्षण का लाभ दिया जाना है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। अप्रैल 2008 में न्यायालय की एक बड़ी बेंच ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को सही बताया है। ठीक है। और समय समय पर देश की सरकारें अपनी नीति में कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती हैं। ठीक है। ताकि वो स्थिति को और बेहतर बना सके, इसलिए परिवर्तन करते रहते हैं। तो आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो ये बना है, पर ये चैप्टर भी बहुत लंबा है। ठीक है। और इसके बाद वाला चैप्टर और भी ज़्यादा लंबा है। तो इस बुक के सारे चैप्टर काफ़ी लंबे लंबे हैं, पर इनके मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। काफ़ी हैवी मार्किंग यहाँ पर इनकी है। तो इस चैप्टर को डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है इस चैप्टर को। ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पर लिया है ताकि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है। ताकि सबकी हेल्प हो सके, बिकॉज़ 2 महीने बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी हमें 2 महीने में अच्छे से पक्की पूरी करनी है और 2 महीने के बाद अच्छे से एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियोस से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स बहुत क्लीन बने हुए हैं, मतलब काफ़ी डिटेल्ड नोट्स बने हुए हैं। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से बुक से एक एक लाइन को निकाल कर अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। ठीक है। वो भी नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, जिस दिन ही अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। और अब स्टडीज़ यहाँ पर कंटिन्यू होती रहेंगी मेरे चैनल पर, तो आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।